नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज प्रश्नकाल में आपको देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पूरी कहानी बता रहे हैं। कोविंद कैसे जीते, जीत के बाद क्या कहा, उन्होंने अपनी जिस मिट्टी और फूस वाले घर की बातें की हैं, वो घर कैसा है, कोविंद और मोदी की दोस्ती कैसे हुई, दोनों की साइकिल वाली विठुर की कहानी क्या है, कोविंद जब राष्ट्रपति बनेंगे तो वो कैसी कार में चलेंगे, कैसा बेडरूम होगा, कैसा ड्राइंग रूम होगा, जिस जगह पर सुबह की सैर के लिए निकलेंगे वो जगह कैसी होगी, वहां क्या क्या तामझाम होगा। कुल मिलाकर कोविंद के बारे में कई ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के उस गांव की है जहां का बेटा अब हिंदुस्तान का 14वां राष्ट्रपति है। 125 करोड़ के मुल्क का महामहिम। जातीय आधार पर पिछड़े कोली समाज के इस गांव में बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान हर कोई खुशी से सराबोर है। खुशियां हर तरफ हैं। मैं इस वक्त जिस गांव में मौजूद हूं वो कोई आम गांव नहीं। अब ये गांव देश के महामहिम का गांव है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अब देश के अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे, इस गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस तरीके से लड्डू खाने खिलाने का दौर नॉमिनेशन के समय चालू हुआ था, वो लड्डू खाने खिलाने का दौर अभी भी बदस्तूर जारी है और लोगों की खुशियां देखते ही बन रही है। श्री रामनाथ कोविंद जी को आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनकी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता। पढ़ने में बच्चे बहुत होशियार था, प्रथम श्रेणी में पास होता रहा। ये हम लोगों की खुशी है, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे पूरे गांव की। जिस दिन से वोट पड़े या जिस दिन से नामांकन इनका हुआ है, उसी दिन से हम लोग हर्षोल्लास में हैं। ऐसी खुशी ऐसे ही नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में कानपुर के नजदीक परौख गांव में इस जश्न के माहौल के लिए रामनाथ कोविंद ने कितना कुछ किया, उसकी कहानी उन्होंने खुद बताई। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। मैं जहां खड़ा हूं यही रामनाथ कोविंद का पुश्तैनी घर है। मैं आपको बता दूं कि इस घर को अब रेनोवेट कर दिया गया है। 2001 में रामनाथ कोविंद जी ने ही इस पूरे घर को रेनोवेट करवाया, जिसके बाद इस घर को उन्होंने ही परिवार वालों की सहमति के बाद सार्वजनिक तौर पे लोगों के लिए खोल दिया। और ये घर इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये घर कभी ऐसा नहीं होता था, कभी ये घर ऐसा नहीं दिखता था। लेकिन रामनाथ कोविंद ने खुद ही कहा कि अगर आप अच्छाई के रास्ते पर चलते रहते हैं, मेहनत को मिशन बनाते हैं, तो उसकी एक अलग ही चमक होती है और वो चमक एक दिन जरूर आपके सामने भी आती है। वो मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, बारिश की टपकती बूंदें, मजबूरी में दीवार से चिपकना, ये सारी बातें अब इतिहास हैं। अब कोविंद देश के महामहिम है। जी हां, वो राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। वो भवन जहां 300 आलीशान कमरे हैं और वर्ल्ड क्लास का स्वीट भी उनके लिए है। जी हां, उनके अंडर में 750 कर्मचारी राष्ट्रपति भवन के अंदर काम करते हैं। 250 वो कर्मचारी हैं जो सीधे सीधे महामहिम को रिपोर्ट करते हैं। कोविंद की सुबह की सैर के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत बागों में से एक मुगल गार्डन है, जिसे दुनिया पीस द रेजिस्टेंस के नाम से भी जानती है, जिसमें दुनिया भर के दुर्लभ 250 तरह के तो सिर्फ गुलाब ही हैं। 121 किस्म की गुलदाउदी है, जहां बोनसाई का सबसे शानदार इस्तेमाल हुआ है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति भवन की पूरी शान और शौकत की प्रकृति है। इतना ही नहीं, रामनाथ कोविंद को अब 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।
तीनों सेनाओं की मार्च पास्ट की सलामी भी रामनाथ कोविंद लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सैन्य शक्ति के अब वो सुप्रीम कमांडर बनेंगे। साथ ही साथ संविधान का संरक्षक होने के नाते प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केंद्रीय मंत्रियों को अब रामनाथ कोविंद शपथ भी दिलाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा। अब कोविंद को 21 तोपों की सलामी मिलेगी। 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय मौके पर वो तीनों सेनाओं के मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। अब कोविंद दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना के सुप्रीम कमांडर होंगे। वो देश के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस को शपथ दिलाएंगे और देश चलाने वाले संविधान के सबसे बड़े संरक्षक भी होंगे। कभी साइकिल और ज्यादातर पैदल चलने वाले कोविंद के लिए अब दुनिया की सबसे महंगी और बेहतरीन मर्सिडीज बेंज S600 होगी। उनके जत्थे में W221 पुलमैन लिमोजीन का काफिला होगा, जिस पर मिसाइल अटैक का भी कोई असर नहीं होता। गोली तो दूर की कौड़ी है। महामहिम की कार पर कोई नंबर नहीं होगा। विशेष मौकों पर जब राष्ट्रपति के तौर पर कोविंद किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने निकलेंगे तो उनकी कार से पहले ठीक इसी तरह घुड़सवारों का जत्था होगा। कुल मिलाकर सालाना 22.5 करोड़ रुपए बतौर राष्ट्रपति उनके ऊपर सरकार खर्च करेगी। रिटायर्ड होने के बाद भी उन्हें बंगला मिलेगा, आजीवन पेंशन मिलेगी। इतना कुछ होगा, लेकिन इसके बीच कोविंद का जो व्यक्तित्व होगा, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता ने दलों की सीमाएं लांघ दी और जरूरत से करीब 15% ज्यादा वोट लाने में सफल रहे। राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में रामनाथ कोविंद को कुल 65.65% वोट मिले, यानी 7,02,644 मत, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को 34.35% यानी 3,66,314। मतलब कोविंद ने मीरा कुमार को भारी मतों से हराया। वैसे मीरा ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सम्माननीय कोविंद जी को बधाई देती हूँ भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर। मैं उन्हें अपनी शुभकामना देती हूँ कि इस कठिन समय में उनके ऊपर संविधान की रक्षा का दायित्व आया है। ये मैं बताना चाहूंगी कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी, वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे ही रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुना गया, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सुप्रीमो अमित शाह ने कोविंद को घर जाकर राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी, उनका औपचारिक सम्मान भी किया। उनके अलावा पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने कोविंद को जीत पर बधाई दी। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले ममता बनर्जी ने अपनी शुभकामनाएं दी। जीत के औपचारिक ऐलान से पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कोविंद को बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि कोविंद हर किसी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, ऐसा विश्वास है। ये तस्वीर कोई आम सियासी तस्वीर नहीं है। ये तस्वीरें उस रिश्ते की कहानी कहती हैं जो आज से कई साल पुराना है। वो रिश्ता जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे रामनाथ कोविंद के बीच है। ऐसा रिश्ता जिसकी नमी पीएम मोदी और रामनाथ कोविंद आज भी महसूस करते हैं। रामनाथ कोविंद को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि जब संघ की बैठक के लिए नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे थे तो कोविंद के घर पर ही रुके थे। संघ की बैठक जयनारायण स्कूल में थी और जयनारायण स्कूल से कोविंद के घर की दूरी 1 किलोमीटर थी। रामनाथ कोविंद ने साइकिल उठाई और मोदी को लेकर निकल लिए। कहते हैं फिर तो ये सिलसिला करीब करीब रोज का हो गया। मोदी जितने दिन बाहर रुके, उन्हें संघ की बैठक में पहुंचाने के लिए रामनाथ कोविंद सुबह सुबह अपनी साइकिल निकालते और नरेंद्र मोदी को लेकर जय नारायण स्कूल पहुंचा देते। रामनाथ कोविंद को बेहद करीब से जानने वाले बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और खुद के लिए कोविंद अपने घर से बनाया हुआ खाना लेकर आते थे और दोनों ही साथ बैठकर खाना खाते थे। मोदी को रामनाथ कोविंद के घर की तुअर की दाल और चूल्हे की रोटी बेहद पसंद थी।
इस दौरान मोदी करीब 15 दिनों तक कानपुर में रुके। एक दिन मोदी ने रामनाथ कोविंद से बिठूर जाने की इच्छा जताई। बिठूर कानपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगा के किनारे बसा है। मोदी का मन देखकर रामनाथ कोविंद तुरंत तैयार हो गए। कहते हैं मोदी और कोविंद एक साथ साइकिल पर बिठूर के लिए निकले, लेकिन साइकिल रास्ते में पंचर हो गई। साइकिल एक परिचित के यहां लगा दी गई और आगे का रास्ता दोनों ने पैदल तय किया। ये तो हुई कोविंद और मोदी के बीच दोस्ती की बात, लेकिन रामनाथ कोविंद का ऐसा ही लगाव अपनों से भी है। उत्तर प्रदेश के लोगों से, उस कोली समाज से है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उन गरीबों से है जिनकी नुमाइंदगी का वादा उन्होंने राष्ट्रपति भवन के लिए किया है। रामनाथ कोविंद का लगाव है तो उनके लिए लोगों का लगाव भी उतना ही मजबूत है। उनके गांव का बच्चा बच्चा कोविंद की जिंदगी को मिसाल मानता है। उनके पास कोविंद से जुड़ी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं जिसे सुनाते वक्त उनके चेहरे खिल जाते हैं। 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर देहात के इस छोटे से गांव परौख में जन्मे रामनाथ कोविंद का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। उनके पिता बैकूलाल खेती किसानी के साथ छोटा मोटा कारोबार करते थे, लेकिन कोविंद का ख्वाब बचपन से ही बड़ा था। बचपन से ही उनके मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। कोविंद ने शुरुआती पढ़ाई गांव में की, फिर वो 8वीं तक कानपुर में पढ़े। उसके बाद वो कानपुर चले गए। कानपुर के BNSD कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। रामनाथ कोविंद IAS बनना चाहते थे। पहली और दूसरी कोशिश में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लिया। हालांकि एलाइड सेवा में जॉब मिलने की वजह से बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। रामनाथ कोविंद ने इसके बाद वकालत की ओर रुख किया। 1971 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक वकालत किया। 1977 से 1979 तक दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। वो साल 1974 का मई महीना था जब रामनाथ कोविंद की जिंदगी में उनकी पत्नी के तौर पर सविता ने दस्तक दी। 30 मई 1974 को सविता के साथ उनकी शादी हुई। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा प्रशांत दिल्ली में बिजनेस करता है। बेटी स्वाति एयर इंडिया में कार्यरत है। सादगी से जीवन जीने वाले रामनाथ कोविंद का खान पान भी बेहद सादा है। उन्हें लौकी की सब्जी और पालक की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है। पहनावे की बात करें तो पैजामा कुर्ता पहनना और धोती कुर्ता पहनना सबसे ज्यादा पसंद है। ये पहला मौका होगा जब देश को कोई यूपी से चुना हुआ राष्ट्रपति मिलेगा। इससे पहले साल 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह सिर्फ 24 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके पक्ष में सबसे अहम बात यह है कि वो कानून के अच्छे जानकार हैं, संविधान के एक्सपर्ट हैं और बतौर राज्यपाल उनके पास अच्छा राजनीतिक अनुभव भी है। लिहाजा वो न सिर्फ संविधान के अच्छे संरक्षक होंगे बल्कि उनका कार्यकाल भी यादगार होगा। देश उनसे ऐसी ही उम्मीद रखता है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तमाम दूसरे नेता, हर किसी ने कोविंद को नए राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। वैसे ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो इस बार भी हुआ है, लेकिन कोविंद के लिए इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अध्यक्ष अमित शाह और तमाम दूसरे नेता, हर किसी ने कोविंद को नए राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। वैसे ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो इस बार भी हुआ है, लेकिन कोविंद के लिए इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई, यानी 99% वोटिंग। इतनी वोटिंग पहले कभी नहीं हुई थी। 21 सांसदों की वोटिंग खराब भी हो गई। कुल मिलाकर 77 वोट इनवैलिड हो गए। कई राज्यों में जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जहां मीरा कुमार को कोई वोट ही नहीं मिला। कुल मिलाकर कोविंद को विपक्ष का भी खूब वोट मिला है, और लेकिन जीत के साथ ही ओहदा और रुतबा बदल सा जाता है। लिहाजा कोविंद अब सत्ता या विपक्ष के नहीं, देश के राष्ट्रपति हैं। इसीलिए उन्हें बधाइयां भी चौतरफा मिल रही हैं। कोविंद की कहानी में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।